नमस्कार किसान भाइयों, कृषि वेबसाइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार सर जुड़े हुए हैं। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें दोबारा समय दिया। सबसे पहले सर हमें ये बताइए, क्या ऑर्गेनिक उत्पाद बेचने के लिए सर्टिफिकेशन कराना जरूरी होता है क्या? जी, आपने देखा होगा कि जब भी हम बाजार में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो ISI एग मार्क, जैसे मसाले खरीदने जाते हैं तो एग मार्क का आपको निशान मिलता है, या और भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ISI है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बढ़िया होगी। उसी प्रकार से जब चूंकि ऑर्गेनिक खेती जब से शुरू हुई है तो बहुत सारे भ्रांतियां और बहुत सारी गड़बड़ मार्केट में देखने को मिलती है। कहने को तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से 15 साल से खेती कर रहे हैं इस तरह की, जिसमें कोई रसायन नहीं डालते हैं, लेकिन जब वो बाजार में बेचने जाता है तो उसको ट्रस्ट तो होता है, उसकी आंखों में दिखाई देता है, लेकिन फिर भी सामने वाला कैसे पता करे कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं है, ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारी एजेंसीज हैं हमारे देश में। 2 तरीके से सर्टिफिकेशन होता है। एक तो डोमेस्टिक लेवल पे होता है जिसको हम पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के तहत करवाते हैं। ये राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद के थ्रू रन होता है, और इन्होंने रीजनल काउंसिल्स बनाई हुई हैं। कुछ NGOs हैं, कुछ कंपनीज हैं, उनको अपना रीजनल काउंसिल बनाया हुआ है, जहां से कोई भी ग्रुप में या इंडिविजुअल एक फार्मर्स के ग्रुप बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा PGS में 5 से लेके 20 किसानों का ग्रुप बनता है एक गांव में या गांव के आसपास के क्षेत्र का। उनमें एक किसान लीडर होता है और बाकी किसान सब लीडर्स होते हैं, मतलब बाकी किसान होते हैं, और वो ग्रुप लीडर जो है वो सबको चेक करता है। उनकी भी फार्मर्स डायरी बनती है, सारी चीजें होती हैं, और उस PGS के थ्रू वो डोमेस्टिक लेवल पर, मतलब साल में एक बार चाहे तो रीजनल काउंसिल आके उनको टेस्ट कर सकती है, ऑडिट कर सकती है, लेकिन नहीं तो वो जो ग्रुप लीडर अपना फीडबैक देता है, वो जो अपनी डायरी में मेंटेन करता है, उसके हिसाब से उसको मान लिया जाता है कि ये जो है ऑर्गेनिक है, तो आप उसको इंडिया लेवल पर बेच सकते हैं। दूसरा जो होता है वो थर्ड पार्टी एक्रेडिटेड एजेंसीज के थ्रू होता है। ये लगभग 30-32 एजेंसीज हैं, जैसे कि SGS है, स्कॉल इंडिया है, और ब्यूरो वेरिटास है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट की भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। इस तरीके से लगभग 30-32 एजेंसीज हैं जो कि एपीडा के अंडर में काम करती हैं। मतलब एपीडा इनको एक्रेडिटेशन देता है कि आप जो है किसी भी ग्रुप का या इंडिविजुअल किसान का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। अब सर्टिफिकेशन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि NOP है, NPOP है, या जापान के लिए करना चाहेंगे तो आप JS के होता है, यूरोप के लिए करना चाहेंगे तो EU के स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप जिसका भी करना चाहते हैं उन सर्टिफिकेशन एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। MOU साइन होता है, वो अपना एक टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं, और उसके थ्रू फिर सारा मैनेज होता है। अगर ग्रुप में कर रहे हैं तो ICS मैनेज होता है, इंटरनेट कंट्रोल सिस्टम मैनेज होता है, और नहीं तो फिर सिंपल एक डायरी बनती है, और उसमें जो भी फसल, जितना भी एरिया का आपको सर्टिफिकेशन कराना होता है, वो प्रॉपरली जो है उसमें मेंशन होता है, कौन सी वैरायटी लगाया है, किस तरह के आपने इनपुट्स को डालना है, वो एक पूरी लिस्ट है, वो चेकलिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग खेती की जाती है। और फिर ये जो कन्वर्जन पीरियड होता है ये 1 से 3 साल का होता है। 3 साल बाद आपको जो है वो पहले साल में पहली साल का दे देंगे, फिर दूसरी साल में दूसरी साल का दे देंगे, और 3 साल बाद ये माना जाता है कि जिस खेत के अंदर ऑर्गेनिक एक्टिविटी हो रही है वो 3 साल में कम्प्लीटली ऑर्गेनिक हो जाता है। वो कम्प्लीटली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक का आपको एक प्रमाण पत्र दे देते हैं, जिसके तहत आपने जिस भी स्टैंडर्ड्स के थ्रू सर्टिफिकेशन कराया है उस स्टैंडर्ड्स के थ्रू आप उसको वहाँ पर उस स्टेट में बेच सकते हैं या उस कंट्री में बेच सकते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस होता है। सर कृपया किसान भाइयों को ये बताइए कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया किस प्रकार का होता है? जैसे मैंने बताया आपको, PGS और थर्ड पार्टी एक्रेडिटेड एजेंसीज जो होती हैं उनके थ्रू हमको सर्टिफिकेशन कराना होता है। तो यदि हमें PGS के थ्रू कराना है तो इसके लिए हमको NCF के जो रजिस्टर्ड रीजनल काउंसिल्स हैं उनसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, और उनसे कॉन्टेक्ट करके हम उनको बताते हैं कि हमारे पास में इतने किसान हैं ग्रुप में, और उसको एक पर्टिकुलरली नाम वहाँ से मिल जाता है, और ROC में जो एक उसकी वेबसाइट है वहाँ पर दर्ज हो जाता है। वो उसके थ्रू फिर वो हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए और साथ में एक फार्मर्स डायरी मेंटेन कीजिए।
ठीक है। जी। दूसरा जो होता है, अगर हम एनपीओपी, एनओपी या जैस या ईयू के स्टैंडर्ड्स के थ्रू अपना सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो जो इस तरह की एजेंसीज हैं, जो मैंने बताया कि 30-32 एजेंसीज हैं जो एपीडा के अंडर काम करती हैं, उनसे हम उनमें से किसी एक के जो जिसका फी स्ट्रक्चर हमको पसंद आता है, उनसे हम संपर्क करते हैं। तो संपर्क करने के बाद वो अपना प्रपोजल भेजते हैं हमको। प्रपोजल में हमको आधार कार्ड जिसका भी कराना होता है, अगर हमें ग्रुप का कराना है तो ग्रुप में उन सबके किसानों की डिटेल्स होती है, और यदि इंडिविजुअल कराना होता है 10-20 एकड़ होता है हमारे पास में फॉर्म, तो उसका हमको आधार कार्ड के साथ में जो खतरा खतौनी होती है उसकी डिटेल्स भेजनी होती है, और साथ में उनका एक एमओयू होता है जिसपे वो और हम दोनों मिलकर साइन करते हैं, मतलब किसान और सर्टिफिकेशन एजेंसी, और इस तरीके से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर जो है, जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है तो फार्मर्स डायरी मेंटेन करने के बाद हम जिस भी फसल से शुरू कर रहे होते हैं, अगर रबी से शुरू करना है तो रबी की डिटेल्स, और खरीफ से शुरू करना है तो खरीफ की डिटेल्स। उसके साथ साथ वो हमको एक सर्टिफिकेशन का जो पूरा एक मैनुअल होता है वो भी प्रोवाइड कराते हैं, जो हमें अपने पास रखना होता है, जिसको देख करके हम उसमें क्रियाकलाप करते हैं अपने। तो इस तरीके से हमारा सर्टिफिकेशन शुरू हो जाता है, और बीच में वो कोई भी एक टाइम दे देते हैं कि वो हमारा ऑडिट करने आते हैं, साल में एक बार, 2 बार भी आ सकते हैं वो, रबी और खरीफ में, वो उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब वो आते हैं तो वो हमको गाइड करते हैं कि हमको बफर जोन मेंटेन करना है, हमको किस तरह के बीज हमको लगाने हैं, देसी बीज लगाने होते हैं, जहाँ से हमने बीज लिया है तो उसका आपको जो रसीद है वो लेनी होती है, या किसी किसान से लिया है तो उसका डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन से इनपुट्स हैं वो एक लिस्ट देते हैं आपको, कौन कौन से इनपुट्स आपको अपनी खेती में इस्तेमाल करने हैं, किस तरह के जो है पशु अगर आपके पास हैं तो उनको कैसे रखना होता है, भंडारण किस तरीके से करना होता है, तो ये सारी चीज़ें उनके मैनुअल्स में होता है। इस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, आपने बोला कि जैविक खेती को करने के लिए मतलब हमें एक प्रॉपर 3 साल की प्रक्रिया होता है, लेकिन अगर कोई बंजर भूमि है, जैसे वहाँ पर कुछ लगाया नहीं जा रहा है, तो उसको अगर तैयार किया है तो उसका भी 3 साल का ही प्रक्रिया होता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, प्रोसेसन जब हम सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में आते हैं तो उसकी गाइडलाइन है, उसका नियम है, उस नियम के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ता है। चाहे आप पहले से जैविक खेती कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चाहे तो आप जंगल खड़ा हुआ है, आपने जंगल काट के खेती शुरू की है, तो वो हमारी और आपकी नज़रों में तो ऑर्गेनिक है, लेकिन जो हम सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें चाहे 15 साल से कर रहे हो, लेकिन जिस दिन से आपका सर्टिफिकेशन होगा शुरू, उससे लेके 3 साल के बाद ही वो आपको देंगे उसका सर्टिफिकेशन जो है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने मानने के लिए ट्रस्ट बेस ये माना जा सकता है कि हमने 5-7 साल से 10 साल से, या बंजर जमीन पे या ऐसी जमीन पे जिसमें खेती नहीं हुई है वहाँ आपने शुरू किया है, तो केवल हमारे और आपके मानने के लिए है। सर्टिफिकेशन प्रोसेस में इसको नहीं माना जाता है। तो 3 साल जब सर्टिफिकेट, हाँ, ये हो सकता है कि जो डोमेस्टिकली मैंने आपको बताया पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, उनको यदि अपना हिस्ट्री आप बताएंगे और अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कराएंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा ये भी एक आने लगा है कि अगर आपने जिस खेती में आप कर रहे हैं इस तरह की खेती, और उसमें जो भी चीज़ पैदा की है आपने, उसको आप यदि टेस्ट कराएंगे लैब में और उसमें पाया गया कि इसमें पॉइजन कम है, तो आपका जो कन्वर्जन पीरियड है वो कम हो सकता है उस प्रोडक्ट के टेस्टिंग के आधार पर। और आज लैब काफ़ी मात्रा में है, तो आप जाकर के टेस्ट करा सकते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू भी और प्राइवेट लैब्स के थ्रू भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जो मतलब हमारे चारों साइड केमिकल खेती हो रहा है, तो केमिकल जो डाल रहे हैं, लेकिन हम अगर बीच में ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो फिर तो हमारे साइड से तो आएंगे केमिकल, इसका कोई निदान है कि नहीं? देखिए, इसका निदान एक है कि कोशिश की जाए कि जहाँ भी हम शुरू कर रहे हैं ग्रुप में, तो उन किसानों को सेलेक्ट किया जाए जहाँ जिनकी खेती एक जैसी हो, एक आसपास हो, मतलब जितना क्लस्टर में होगा उतना बढ़िया रहेगा। दूसरा इसका निदान है कि मैंड से अंदर 3 मीटर पर हम बफर जोन लगाते हैं। बफर जोन का मतलब है कोई भी बैरियर्स क्रॉप लगा देते हैं, बड़ी क्रॉप्स लगा देते हैं, जैसे अरहर लगा सकते हैं, है ना, कोई भी चारा वाली फसल लगा सकते हैं, कोई वानिकी वाली फसल लगा सकते हैं, कोई फल वाली फसल लगा सकते हैं, बेल वाली फसल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंड से 3 मीटर बफर जोन चारों तरफ मेंटेन करते हैं। वो इसीलिए होता है जिससे कि अगर साइड में कोई केमिकल खेती कर रहा है तो उसका स्प्रे, उसका पानी अंदर ना आ सके, लेकिन फिर भी क्योंकि हवा है वो आती ही है, तो कुछ हद तक प्रयास किया जा सकता है इसके लिए।
तो प्रयास ये किया जाए कि ग्रुप में उन किसानों को सेलेक्ट किया जाए जो एक साथ क्लस्टर में खेती कर सकें, जिनके खेत नजदीक नजदीक हों।